हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों की तैयारियां बहुत अच्छे से चल रही होंगी। आज मैं आप सभी लोगों के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लेकर के आया हूं। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग मेरे साथ इन्हें भी सॉल्व करते रहेंगे और आपकी तैयारी और भी बेहतर होती रहेगी। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम। हाँ, तो देखिए, मैं आपको बताने वाला था कि मैं इस बार जो डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस आपको करवाने वाला हूं। ज्यादातर क्वेश्चन हमारे रे डायग्राम के होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम सो दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन व्हेन ए रे इज इंसिडेंट ऑन द कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर। तो यहां पर देखिए, हमसे कहा जा रहा है, जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि जो हमारे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हैं उसमें हमने पहला लॉ ये जाना है कि जब कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल किसी भी मिरर पर इंसिडेंट होती है तो फोकस से पास होती है। सेकंड लॉ हमारा कहता है कि अगर कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल फोकस से होकर पास होगी तो रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। थर्ड लॉ हमारा कहता है कि अगर कोई भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होकर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर इंसिडेंट होगी तो वो बिना डेविएट हुए जस्ट बाउंस बैक हो जाएगी, उसी पाथ से वापस चली जाएगी। लेकिन फोर्थ लॉ भी आपने पढ़ा होगा, अगर कोई भी लाइट रे डायरेक्ट पोल पर इंसिडेंट होती है तो जो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस और इंसिडेंट रे के बीच में जो इंसिडेंस एंगल बनेगा वही एंगल हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होगा। तो इसी तरह हम लोग इमेज फॉर्म करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं, हमारे पास एक है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर की जो आउटर लेयर होती है वो कैसी होती है? पॉलिश्ड होती है। ये हमने बना दी क्या? प्रिंसिपल एक्सिस। अब यहां पर देखिए, जो हमारी इंसिडेंट रे है वो कुछ इस तरीके से आ रही है और पोल पर इंसिडेंट कर रही है इस पॉइंट पर, ठीक है। और प्रिंसिपल एक्सिस और इंसिडेंट रे के बीच में जो बनने वाला एंगल है आई, इसको हमने कहा एंगल ऑफ इंसिडेंस। जब ये इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर के वापस जाएगी तो यहां पर जो रिफ्लेक्टिंग रे और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच बनने वाला एंगल होगा वो होगा आर। तो इस तरह से कुछ हम एंगल यहां पर बताएंगे कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर के होगा, ठीक है। और यही हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसे हमें रे डायग्राम के थ्रू बताना है। लेकिन ये किसके लिए है? तो ये है हमारा कॉनकेव मिरर है हमारे पास ये। लेकिन अब हम बात करते हैं कॉन्वेक्स के लिए। तो सेम एज इट इज, देखिए हमारे पास ये है क्या? कॉन्वेक्स मिरर। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसका जो इनर सरफेस होता है वो सिल्वर पॉलिश किया जाता है। ये हो गई हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। अब यहां पर हम जब किसी भी लाइट रे को इंसिडेंट करेंगे, कहां पर? पोल पर। ये देखिए हमारा यहां पर क्या है? पोल है। मैंने एक इंसिडेंट लाइट रे यहां पर इंसिडेंट की, जो प्रिंसिपल एक्सिस है और इंसिडेंट रे के बीच बनने वाला जो एंगल है वो है आई। और इस कॉन्वेक्स मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस से रिफ्लेक्ट होने के बाद ये लाइट कुछ इस डायरेक्शन में जाएगी। आपको साथ में ये लाइट पर या रेस पर ये डायरेक्शन भी जरूर इंडिकेट करनी है, जिससे कि ये पता चले कि ये लाइट किस डायरेक्शन से आ रही है और किस डायरेक्शन को जा रही है। तो यहां पर देखिए, जो हमारी ये रिफ्लेक्टिंग रे है, यहां पर जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे है और जो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है इसके बीच बनने वाला जो एंगल है वो है आर। और यहां से मैं कह सकता हूं कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। और ये हमारा क्वेश्चन यहीं पर ऐसे ही हो जाता है। देखिए बच्चों, ये जब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो 2 मार्क्स में, यानी कि सेक्शन बी वाले जो क्वेश्चन होते हैं वहां पर ये पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है। ये प्रीवियस ईयर से ही मैं आपके क्वेश्चंस करवा रहा हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इंक्रीजेस द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम डिक्रीजेस। देखिए यहां पर बहुत अच्छी बात कही है कि अगर वेलोसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिवन मीडियम, यानी कि जिस भी मीडियम में लाइट हमारी ट्रेवल कर रही है वो क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। आगे देखते हैं, लाइट इंटर्स फ्रॉम एयर टू वाटर हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3। यानी कि जब लाइट हमारी एयर से वाटर में इंटर कर रही है तो उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना है? 4/3 हमको गिवन है। फिर हमसे कहा जा रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸। और हमसे पूछा क्या गया है? यहां पर देखिए, हमसे पूछा गया है कि जो लाइट की स्पीड है वाटर में हमको ये बतानी है। जरा मैं सबसे पहली वाली लाइन पे एक बार आपको फिर से याद दिलाना चाहूंगा कि यहां पर कह रहा है कि अगर किसी भी मीडियम में लाइट की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है,
इसका मतलब कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज हो रहा है। तो मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आपको जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के क्वेश्चन करवाए थे, वहां पर मैंने आपको बताया था कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेसिप्रोकल होता है, या फिर ये कहें कि जो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम होती है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की क्या होती है, रेसिप्रोकल होती है। यानी कि अगर वेलोसिटी हमारी इंक्रीज कर रही है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या करता है, डिक्रीज करता है, और अगर वेलोसिटी हमारी डिक्रीज हो रही है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज हो रहा है। और ऐसा ही हमको यहाँ पहली लाइन में बताया भी गया है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में हमसे बताया जा रहा है कि जो हमारा मीडियम है या फिर लाइट है वो एयर से वाटर में इंटर कर रही है। तो एयर से वाटर में इंटर कर रही है और हमको वैक्यूम का स्पीड भी दिया गया, वैक्यूम में लाइट की स्पीड भी दी गई है। तो हम लोग जरा फॉर्मूला लिख लेते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी बताया था आपको, आप जाकर के जरूर पिछले वाली न्यूमेरिकल का भी वीडियो देखिए। होती है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम। ठीक है, मतलब कि जिस भी मीडियम में हमसे बताया गया है उसकी बात कर रहा है। तो यहां पर देखिए हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू दी गई है जो कि कितनी है, 4/3, और यहां पर हमको c की वैल्यू यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम भी दिया गया है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और हमसे पूछा गया है कि चूंकि वाटर यहां पर मीडियम में है तो वाटर के लिए हम लिखेंगे कि स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो मैं डायरेक्टली यहां पर SW लिख दे रहा हूं, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं बहुत ही आसान तरीके से। यहां देखिए ये 4th वाला टर्म इधर चला आएगा और ये 3 वाला टर्म ऊपर की तरफ चला जाएगा, तो हो जाएगा 9 × 10⁸ अब जरा हम यहां पर हम इसको कैलकुलेट करें, यहां पर इसे कैलकुलेट करने के बाद जो आएगा वो आंसर होगा 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। तो देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अगर इस तरह से क्वेश्चन आते हैं तो हमें इस तरह से इसे सॉल्व कर लेना है। बिल्कुल भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में मुझे जहां तक लगता है कि बच्चे थोड़ा सा घबरा जाते हैं, लेकिन घबराना बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही बेसिक सा हमारा यहाँ पर फॉर्मूला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। मैंने अपने पिछले वीडियो में, आप जब हमारे लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के कंप्लीट सिलेबस के वीडियो में आप जाएंगे तो वहां पर मैंने आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड और भी न्यूमेरिकल्स करवाए हैं, और मैंने ये भी बताया है कि स्पेसिफिक कितने टाइप्स के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के क्वेश्चंस होते हैं। आप जरूर जाकर के एक बार देखिए, मैं वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड ए करेक्टिव लेंस ऑफ पावर प्लस 1.5 डायोप्टर, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, इज द प्रिस्क्राइब्ड लेंस डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। एक कोई पेशेंट है, वो डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर ने उसको प्रिस्क्राइब किया कौन सा लेंस, एक करेक्टिव लेंस। उस लेंस की जो पावर यहां पर दी गई है वो है 1.5 डायोप्टर। लेकिन आपको सिर्फ पावर से ही मतलब नहीं है, उसके पहले लगा हुआ जो साइन है उस पर भी ध्यान देना है, यानी कि 1.5 डायोप्टर। अब आप लोग एक बात बताइए, अगर ये पावर प्लस में है इसका मतलब कि उसका लेंस कौन सा है बच्चों। तो देखिए अगर हमारे पास प्लस पावर में है इसका मतलब कि ये जो लेंस है वो है हमारा कॉन्वेक्स, और अगर निगेटिव है तो इसका मतलब कौन सा लेंस है, तो वो है कॉनकेव। ठीक है, तो यहां पर कौन सा लेंस दिया गया है, इनको कॉन्वेक्स लेंस दिया गया है। फिर हमसे पूछा जा रहा है कि हमको फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है, लेकिन यहां पर जो आपको पावर दी गई है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर हमको पावर की वैल्यू दी गई है इसका मतलब कि जो फोकल लेंथ है, जो फोकल लेंथ है वो हमेशा हम बाय डिफॉल्ट किसमें कंसीडर करते हैं, मीटर में ही कंसीडर करेंगे। ठीक है ना, मीटर में कंसीडर करेंगे, और ये फॉर्मूला बनेगा 1/p। क्यों, क्योंकि देखिए पावर का फॉर्मूला क्या होता है, p = 1/f होता है। तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, f = 1/p। ठीक है, तो मैंने इसको लिख दिया क्योंकि मुझे फोकल लेंथ ही फाइंड करनी है। तो मैंने f = 1 अपॉन पावर कितनी है बच्चों, 1.5। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहां पर देखिए क्या होगा, ये डेसिमल हट जाएगा और यहां पर 0 आ जाएगा, और इसको फिर जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो 5 2 = 10 एंड 5 3 = 15, यानी कि जो फोकल लेंथ आई वो कितनी आई, 2/3 मीटर। किसमें आई है, मीटर में आई है। लेकिन अगर मान लीजिए हमें सेंटीमीटर में फाइंड आउट करना होता तो मैं क्या करता, जस्ट इसमें किसका मल्टीप्लाई कर देता, मैं मल्टीप्लाई कर देता 2
बाई 3 × 100, ठीक है। ये होता 200/3, ये होता 3 1 जा 3, 3 6 जा 18 और 3 6 जा 18.7 होता, ठीक है, सेंटीमीटर। डन। तो देखिए यहां पर पावर के क्वेश्चन में आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। हमारा जो फोकल लेंथ है वो सेंटीमीटर में दिया है या फिर मीटर में दिया हुआ है, और साथ ही अगर हमको पावर दी हुई है तो बाय डिफॉल्ट हमको ये कंसीडर करना है कि जो हमारी फोकल लेंथ है वो किस में होगी, मीटर में होगी। बिल्कुल ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम सो दैट द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय ए कॉनकेव मिरर व्हेन इट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए यहां पर हमसे एक डायग्राम बनाने के लिए दिया गया है, और अक्सर हमारे एग्जाम में आता है ये कि जब एक ऑब्जेक्ट को हम कॉनकेव मिरर के सामने कहां पर रखते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। देखिए ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन दी गई है, तो ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, स्टार्ट कहां से करूंगा कि कौन सा मिरर हमको दिया गया है, तो कॉनकेव मिरर दिया गया बच्चों। कौन सा, कॉनकेव मिरर। तो ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक कॉनकेव मिरर यहां पर ड्रॉ करूंगा। कॉनकेव मिरर की आउटर सरफेस जो होती है वो सिल्वर पॉलिश होती है, और मैंने यहां पर ड्रॉ कर दिया प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। देखिए एक चीज का आपको ध्यान रखना है, रे डायग्राम में जब आप स्केल से, देखिए मुझसे ये तिरछा हो गया है, लेकिन आपको इसे क्या करना है, स्केल के थ्रू बनाना है और एकदम सीधी स्ट्रेट लाइन आपको ड्रॉ करनी है, क्योंकि अगर आपका ये लाइन या डिस्टेंसेस जो आप कंसीडर कर रहे हैं ये एकदम करेक्ट नहीं है तो आपका फिगर भी करेक्ट नहीं आएगा। और दूसरी चीज कि देखिए इस कर्व का जो सेंटर पॉइंट है वो सेंटर अगर मैं यहां पर कंसीडर करूं, जिसे मैं कहता हूं सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इस सेंटर और इस पोल के मिड पॉइंट में आपको प्रिंसिपल फोकस कंसीडर करना होगा। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है और ये वाली जो डिस्टेंस है ये दोनों इक्वल होनी चाहिए। अगर ये अनइक्वल होती है तो आपका फिगर गलत भी हो सकता है। चलिए आगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं। हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर मैं ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर प्लेस करूंगा तो हमारी इमेज कहां पर बनेगी, ऐसा ही कहा गया है। तो देखिए अकॉर्डिंग टू इमेज फॉर्मेशन रूल, फर्स्ट रूल क्या कहता है कि जब कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इस रिफ्लेक्टिंग कॉनकेव सरफेस पर इंसिडेंट होगी तो कहां से पास होगी, तो वो प्रिंसिपल फोकस से पास होगी। तो ठीक है, मैं इसको प्रिंसिपल फोकस से पास करा देता हूं। देखिए अब चूंकि ये थोड़ा सा सीधा नहीं हो रहा है लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं। देखिए ये प्रिंसिपल फोकस से पास हुई। एंड सेकंड लॉ क्या कहता है, सेकंड लॉ ये कहता है कि अगर मैं कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल फोकस से पास कराऊं तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस से रिफ्लेक्ट होने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, या फिर अगर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराऊं तो जस्ट बाउंस बैक हो जाएगी। लेकिन अब चूंकि ऑब्जेक्ट ही मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा है तो मैं क्या करता हूं कि दूसरी जो लाइट रे है उसको मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से ना पास करा करके प्रिंसिपल फोकस से ही पास कराऊंगा। ये रिफ्लेक्ट होने के बाद कुछ इस तरीके से जाएगी, और देखिए जहां पर ये दोनों लाइट रेज, रिफ्लेक्टेड लाइट रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, इमेज का फॉर्मेशन वहीं पर होगा। देखिए ये लाइट रे इस डायरेक्शन से गई, रिफ्लेक्ट होने के बाद ये कुछ प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई, और जहां पर भी ये दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट रेज इंटरसेक्ट की हैं हमारा इमेज वहीं पर बनेगा। तो देखिए यहां पर आप ये देख रहे हैं कि जो हमारी इमेज है वो कहां पर बनी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनी है। इस क्वेश्चन में हमसे नेचर के बारे में नहीं पूछा गया है, लेकिन अगर मैं नेचर की बात करूं तो यहां पर प्रिंसिपल एक्सिस के वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमारी इमेज बनी है, इसलिए मैं कहूंगा इसके नेचर कैसा होगा। पहली चीज तो इन्वर्टेड होगा। दूसरी बात कि फ्रंट ऑफ द मिरर हमारी इमेज फॉर्म हुई है, इसलिए मैं कहूंगा कि ये कैसा होगा, रियल होगा। और थर्ड नेचर जो है हमारा साइज ऑफ द इमेज, तो देखिए यहां पर जो ऑब्जेक्ट की साइज होती है वही साइज हमारी इमेज की भी है, यानी कि मैं कहूंगा सेम साइज। ठीक है, ये होगा हमारा सेम साइज, और ये देखिए हमारा नेचर हो गया। तो आप भी इस तरह से बनाते रहिए, कोशिश करते रहिए। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्रॉ ए रे डायग्राम फॉर द इमेज फॉर्म बाय ए कॉनकेव मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड इट्स सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए फिर से हमारा जो ये क्वेश्चन है वो एक रे डायग्राम का क्वेश्चन है,
और इस बार फिर से हमारे पास जो हमको मिरर दिया गया है वो कैसा है, कॉनकेव मिरर ही फिर से दिया गया है और कहा गया है कि जब हम ऑब्जेक्ट को कहां पर प्लेस करेंगे, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैंने एक मिरर कंसीडर किया जो कि कैसा है, कॉनकेव मिरर है जिसकी आउटर सरफेस सिल्वर पॉलिश्ड है। फिर मैंने यहां पर प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ किया। देखिए बच्चों, मुझसे थोड़ी बहुत लाइन हो सकता है कि इधर उधर हो जा रही है, लेकिन आप ये लाइन एकदम कैसे ड्रॉ करेंगे, स्केल की हेल्प से करेंगे और एकदम सीधी होनी चाहिए। मैं आपको एक रफ आइडिया दे रहा हूं। फिर से मैंने यहां पर क्या किया, मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां पर कंसीडर किया। ये है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये पॉइंट है हमारा प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहा गया, देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमसे कहा गया है कि ऑब्जेक्ट को हमको बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर प्लेस करना है। तो यहां पर बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब है कि ऑब्जेक्ट हमारा यहां पर कहीं है। ठीक है, और वही हमारा जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में हमने किया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू इमेज फॉर्मेशन रूल, कि जब कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर इंसिडेंट होती है तो इंसिडेंट होने के बाद ये प्रिंसिपल फोकस से पास होती है, तो कुछ इस डायरेक्शन में चली जाएगी। एंड सेकंड लॉ हमारा ये कहता है कि अगर कोई भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी तो जस्ट बाउंस बैक होगी। तो मैं इस बार क्या करता हूं, इस लाइट रे को सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास करा देता हूं। देखिए यहां पर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरह से जिस डायरेक्शन पे जा रही है उसी डायरेक्शन पे ये जस्ट बाउंस बैक हो जाएगी। और जैसा कि मैंने बताया कि जिस भी पॉइंट पर ये दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट रेज इंटरसेक्ट करेंगी वहीं पर हमारा इमेज बनेगा। तो ये देखिए हमारा जो इमेज है वो इस जगह पर बनेगा। अगर मैं यहां पर नेचर की बात करूं तो बच्चों अभी पिछले वाले में भी मैंने बताया कि जो हमारा इमेज है वो कैसा है, तो वो है इन्वर्टेड। ठीक है, इन्वर्टेड इमेज है, साथ ही साथ ये रियल भी है और साथ ही साथ ये कैसा है, डिमिनिश्ड है। कैसा है, डिमिनिश्ड है, यानी कि ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में छोटा है। अब अगर इसके पोजीशन की बात की जाए तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये कहां पर बनना है, बिटवीन सी एंड एफ। कहां पर, बिटवीन सी एंड एफ, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस के बीच में हमारा इमेज बनेगा। ठीक है, इस तरह से आप भी प्रैक्टिस करते रहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस, ड्रॉ ए रे डायग्राम टू लोकेट द पोजीशन of the image formed if any states its position and nature। तो चलिए देखिए, ये भी क्वेश्चन हमारा रे डायग्राम से रिलेटेड है। जैसा कि मैंने आपसे बताया स्टार्टिंग में ही कि हमारे मैक्सिमम क्वेश्चंस रे डायग्राम से रिलेटेड हैं और बच्चों ये चीजें आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी भी जाती हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से ही मैंने आपके क्वेश्चंस लिए हैं। आप भी मेरे साथ कोशिश करते रहिए, खुद से करते रहिए, क्योंकि मैं यहां पर कितने भी क्वेश्चंस क्यों ना करवा दूं, आप जब तक खुद से नहीं करेंगे तब तक आप ये सोचिए कि मैं डायरेक्ट जाकर के एग्जाम में इन चीजों को कर लूंगा, तो ये इम्पॉसिबल है। आप भी मेरे साथ करते रहिए। देखिए यहां पर हमसे कहा गया है कि हमारे पास जो लेंस है वो कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस है। तो मैंने क्या किया, कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म कर लिया। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने क्या की, एक प्रिंसिपल एक्सिस कंसीडर कर ली। अब जैसा कि लेंस के बारे में हमें पता है कि यहां पर हमारे पास दो सेंटर ऑफ कर्वेचर और दो प्रिंसिपल फोकस होते हैं, C1, C2 एंड F1, F2। ऐसा क्यों होता है बच्चों, तो यहां पर हमारे पास दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस होती हैं। यहां पर कहीं हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा जिसको मैं नाम देता हूं C1, और चूंकि ये ऑप्टिकल सेंटर और C1 के बीच की जो मिड पॉइंट होगा उसे मैं कहूंगा F1। ठीक है, और इसी तरीके से इस डायरेक्शन में भी अगर मैं देखूं तो ये भी डिस्टेंस हमको सेम कंसीडर करनी होगी। रे डायग्राम बनाते समय इस चीज का बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर ये डिस्टेंसेस सेम नहीं होंगी तो जो हमारा इमेज होगा वो करेक्ट नहीं बनेगा। ये डिस्टेंस जितनी मैंने ली सेम एज इट इज मैं यहां पर ये पोजीशन लिया मैंने C2 की। अब यहां पर देखते हैं, हमसे कहा गया है कि ऑब्जेक्ट प्लेस एट द फोकस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस, यानी कि मैं ऑब्जेक्ट को प्लेस करूंगा कहां पर, फोकस पर प्लेस करूंगा। तो आइए जरा मैं ऑब्जेक्ट को फोकस पर प्लेस करता हूं। तो देखिए मैंने ऑब्जेक्ट को फोकस पर प्लेस किया। अकॉर्डिंग टू इमेज रूल फॉर्मेशन, जब कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल किसी भी लेंस के थ्रू या रिफ्रैक्टिंग सरफेस के थ्रू रिफ्रैक्ट होती है तो कहां से पास होती है, फोकस से पास होती है। तो मैंने इसे फोकस से पास किया। ठीक है, और जो सेकंड रूल हमारा ये कहता है कि अगर मैं फोकस से ही पास करूं
तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। लेकिन चूंकि ऑब्जेक्ट तो हमारा फोकस पर ही रखा है, तो मैं इसे थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग कि अगर मैं किसी भी लाइट रे को ऑप्टिकल सेंटर से पास करूं तो वो जस्ट बिना डेविएट हुए सीधे चला जाता है। तो आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि ये जो दोनों रिफ्रैक्टेड लाइट रेज हैं ये एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। और पैरेलल लाइट्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ऐसा हमें पता है। लेकिन यहां पर अगर मैंने लेंस से किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनाई है तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि इमेज ना बने। इमेज तो बनेगी बच्चों, लेकिन ऐसा हमें क्या करना होगा, कंसीडर करना होगा कि ये दोनों लाइट रेज जो हैं वो इंफिनिटी पर जाकर के एक दूसरे से इंटरसेक्ट करेंगे। तो अगर यहां पर इस क्वेश्चन में हम कहें कि जो पोजीशन ऑफ द इमेज है वो क्या कंसीडर की जाएगी, इंफिनिटी कंसीडर की जाएगी। और अगर इसके नेचर की बात करूं तो इमेज तो हमारी इन्वर्टेड होगी, जैसा कि अभी अभी हम लोग करते हुए आ रहे हैं इसके पहले भी। इमेज हमारी इन्वर्टेड होगी, रियल होगी और साथ ही साथ इन लार्ज भी होगी। इन लार्ज ही ना कहें, इसको हम लोग हाईली इन लार्ज कहें तो भी गलत नहीं होगा, ठीक है, हाईली इन लार्ज कहें, क्योंकि इन्फिनिटी कहां पर है ये तो हमें पता नहीं है, ये तो बहुत आगे जाकर के होगा। तो ये हमारा आंसर हो गया, जस्ट एक रे डायग्राम। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम डिफरेंशिएट बिटवीन ए कन्वर्जिंग लेंस एंड ए डाइवर्जिंग लेंस। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप सभी लोगों को पता होगा कि जो लेंस है हमारे पास दो टाइप के हैं, एक कॉनकेव लेंस है और एक कॉन्वेक्स लेंस है, एक कन्वर्जिंग लेंस है और एक डाइवर्जिंग लेंस है। तो चलिए आइए देखते हैं जरा। पहले मैं बात करता हूं कॉन्वेक्स लेंस की। तो यहां पर मैंने कॉन्वेक्स लेंस को फॉर्म किया और ये है प्रिंसिपल एक्सिस। अब अगर यहां पर देखा जाए तो कॉन्वेक्स लेंस से पास होने वाली जितनी भी लाइट रेज होती हैं, ये कॉन्वेक्स लेंस उन्हें क्या करता है, एक जगह पर इकट्ठा कर देता है। क्यों? हमने ये पढ़ा है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली जो भी लाइट रेज होती हैं वो रिफ्रैक्ट होने के बाद कहां से पास होती हैं, तो वो प्रिंसिपल फोकस से पास होती हैं। तो यहां पर अगर मैं फोकस की बात करूं, मैंने ऐसा मान लिया कि यहां पर है हमारा फोकस, ठीक है। तो अब चूंकि देखिए सारी की सारी लाइट रेज कैसी आ रही हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं, तो ये सारी की सारी लाइट रेज इस फोकस के थ्रू ही क्या होंगी, पास होंगी। और फोकस के थ्रू पास तो हो रही है, लेकिन आप ये भी देख पा रहे होंगे कि सारी की सारी लाइट रेज कहां जा रही हैं, एक पॉइंट पर इकट्ठा हो रही हैं, कलेक्ट हो रही हैं। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि जो हमारा ये कॉन्वेक्स लेंस है ये लाइट को क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है, एक जगह पर इकट्ठा कर रहा है, ठीक है, ये कन्वर्ज कर रहा है लाइट रेज को। लेकिन अगर मैं दूसरे वाले लेंस की बात करूं जो कि हमारा कौन सा है, कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस भी बनाता हूं और इमेज फॉर्मेशन के जो रूल हैं वो तो सभी के लिए सेम है। यहां पर देखिए ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है। अब मैं यहां पर कॉनकेव लेंस से पास होने वाली जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज आ रही हैं मैं उनको ड्रॉ करता हूं। देखिए ये हमारी लाइट रेज हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं और इस कॉनकेव लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद ये कुछ इस डायरेक्शन में डेविएट हो जाएंगी, यानी कि इस तरफ डेविएट हो जाएंगी। और इमेज का जो फॉर्मेशन होता है, जो कि जब इनको मैं पीछे की तरफ ट्रेस आउट करूंगा तो यहां कहीं पर ये जो पॉइंट है ये फोकस होगा और इस पॉइंट पर आकर के ये सारी लाइट रेज क्या होंगी, मिलेंगी। और जहां पर ये दोनों ये सारी लाइटें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी इस पॉइंट पर, वहीं पर हमारी इमेज बनेगी। लेकिन आप ये देख पा रहे होंगे कि सारी की सारी जो लाइटें रिफ्रैक्ट होने के बाद अलग अलग डायरेक्शन में जा रही हैं, जो कि कभी भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं होंगी, यानी कि ये क्या हो रही हैं, डाइवर्ज हो रही हैं, ठीक है। और यहां पर अगर बात की जाए तो ये कौन सा लेंस है हमारा, तो ये है कॉनकेव लेंस और ये कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो अगर ये चीज हमारे एग्जाम में पूछी जाए तो मैं उम्मीद करूंगा कि अब आपसे गलतियां नहीं होंगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लाइट इंटर्स फ्रॉम एयर टू डायमंड which has refractive index of 2.42. Calculate the speed of light in diamond if speed of light in air is 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों और मैंने अभी पहले भी इसी की तरह एक क्वेश्चन करवाया हुआ है। देखिए यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको डायमंड का दिया हुआ है, वो कितना है 2.42, ठीक है।
और यहां पर C की जो वैल्यू है वो भी हमको दी गई है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। देखिए यहां पर बाई मिस्टेक हो गया है, ये मीटर पर सेकंड होगा क्योंकि हमको पता है ये मीटर पर सेकंड होगा। अब हमसे पूछा गया है स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, यानी कि मैं यहां पर लिख दूं VD, ठीक है, ये हमसे पूछा गया है। अभी भी प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने बताया था आपको जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। अब यहां पर वैल्यूज अगर पुट करते हैं तो ये होगा 2.42 इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ बाई VD, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। तो अब इसे अगर कैलकुलेट किया जाए तो ये VD हो जाएगा 3 अपॉन 2.42 इंटू 10⁸। तो इसे कैलकुलेट करने पर बच्चों कितना आएगा, तो ये अप्रॉक्स 1.24 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड आएगा आंसर। और बच्चों इसी तरीके से हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देने पर किसी भी मीडियम में लाइट की स्पीड को फाइंड कर लेते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म ए रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ ए निडल एट डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, यानी कि हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ है, इससे 50 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर एक निडल की इमेज बन रही है। वेयर इज द निडल प्लेस्ड इन द फ्रंट ऑफ द लेंस इफ इमेज साइज इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट साइज। देखिए बच्चों आमतौर पर हम लोगों से डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट दिया जाता है, फोकल लेंथ दी जाती है और हमसे पूछा जाता है पोजीशन ऑफ द इमेज। लेकिन इस क्वेश्चन में हमको पोजीशन ऑफ द इमेज दी गई है और हमसे पूछा गया है कि जो ऑब्जेक्ट है वो लेंस के सामने हम कहां पर प्लेस करें, कितने डिस्टेंस पर प्लेस करें, हमसे ये पूछा गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन साथ ही साथ हमको एक बहुत ही अच्छा सा हिंट भी दे दिया है जिससे हम इस क्वेश्चन को डायरेक्टली भी कर सकते हैं। देखिए यहां पर कहा गया है इफ इमेज साइज इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट साइज। बस यहीं से हम पूरे क्वेश्चन को पकड़ लेते हैं। तो देखिए यहां पर हमको दिया गया है V की वैल्यू जो कि 50 सेंटीमीटर है और कहा गया है कि हमारी जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट के सेम साइज की है, ठीक है। ये सेम साइज ने सारी पोल खोल दी इस क्वेश्चन की। आपको पता है कि जब आप ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर प्लेस करते हैं तो जो आपकी बनने वाली इमेज होती है वो ऑब्जेक्ट के सेम साइज की होती है। इसका मतलब कि जो U की वैल्यू होगी वो भी कितनी होगी, U की वैल्यू भी आपकी 50 सेंटीमीटर ही होगी, वो भी किसमें, निगेटिव में। अब क्योंकि यहां पर हमारे पास लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस है, इसलिए फोकल लेंथ जो होगी हमारी वो कैसी होगी, पॉजिटिव ही होगी। लेकिन हमें यहां फोकल लेंथ फाइंड ही नहीं करना है तो हम आगे नहीं जाते हैं। यहां पर हमसे कहा गया है आल्सो फाइंड द पावर ऑफ लेंस। ओहो देखिए क्वेश्चन को घुमा दिया है, हमको यहां पर फोकल लेंथ फाइंड करनी पड़ेगी क्योंकि पावर ऑफ लेंस अगर फाइंड करना है तो फोकल लेंथ निकालना ही पड़ेगा। तो आइए यहां से हम लोग फोकल लेंथ भी निकालते हैं। क्या होता है लेंस का फॉर्मूला बच्चों, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब देखिए सारी वैल्यूज हमको u और v की वैल्यूज दी गई हैं, तो हम लोग u और v की वैल्यू को पुट करके यानी कि 1/f इज इक्वल टू 1/v यानी कि 1/50, ठीक है। और यहां पर देखिए फॉर्मूले में हमारे पास माइनस है लेकिन u की वैल्यू भी क्या होती है, माइनस होती है, इसलिए मैं यहां पर माइनस और माइनस क्या कर दूंगा, इसे प्लस कर दूंगा। इसको सॉल्व करने पे जो आंसर आएगा वो आएगा 2/50, यानी कि अगर फोकल लेंथ की बात करें 1/f इज इक्वल टू वो आ गया 2/50। लेकिन हमको तो फोकल लेंथ चाहिए यानी कि इसका रेसिप्रोकल चाहिए, तो f इज इक्वल टू क्या होगा 50/2 यानी कि कितना हो जाएगा 25। अब देखिए सारी जो ये डिस्टेंस है हमको सेंटीमीटर में दी गई है, तो मैं इसे क्या कहूंगा, फोकल लेंथ कितनी आ गई 25 सेंटीमीटर। तो अब मुझे क्या करना है, पावर भी फाइंड करनी है और हमको पता है कि जो पावर का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पावर इज इक्वल टू, ध्यान देना है कि ये जो फोकल लेंथ है हमारी वो सेंटीमीटर में दी गई है, तो इसका मतलब हम यहाँ पर जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो होगा 100/25। और यहां से जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो पावर की वैल्यू आएगी हमारे पास +4 डायोप्टर। दिस इज द आंसर, ठीक है ना। तो देखिए अब बहुत ही आसान तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया और इसका ये आंसर आ गया। चलिए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। लाइट इंटर्स फ्रॉम एयर
टू अ मीडियम x, यानी कि यहां पर हमारे पास एक मीडियम दिया गया है जिसको हमने x कंसीडर किया है और एयर से हमारी लाइट निकल करके इस x मीडियम में इंटर कर रही है। इट्स स्पीड इन मीडियम x बिकम 1.5 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, यहां पर ये मीटर पर सेकेंड होगा। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम x। देखिए बच्चों, यहां पर हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है x मीडियम का। तो सबसे पहली बात कि ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है हमको, ये है 1.5। इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ही कम होगा, स्पीड ऑफ लाइट उस मीडियम में उतनी ही ज्यादा होगी। हम लोग पिछले भी क्वेश्चन में कर चुके हैं, तो बिल्कुल कुछ नहीं घबराना है हमको। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी, हम लोगों को यह अप्लाई करना है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो भी मीडियम हमको गिवन है उसका निकालना है, तो ठीक है, कोई बात नहीं। यहां पर हमको सी की वैल्यू गिवन है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 और जो स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम दैट इज 1.5 इंटू 10 टू द पावर 8। देखिए बहुत ही आसान तरीके से हम इसको कैंसिल आउट करेंगे। 10 टू द पावर 8 10 टू द पावर 8 कैंसिल हो गया, 1.5 2 जा 3, यानी कि जो यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल करके आया वो कितना आया, 2। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आंसर। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन, छोटा सा था, हो सकता है कि ये आपके एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a 4.5 centimeter needle is placed 20 centimeter away from a convex mirror of focal length 15 centimeter. Give the location of the image and magnification. Describe what happened to the image as the needle is moved further from the mirror. देखिए बच्चों, यहां पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हमारे पास एक दिया गया है कॉन्वेक्स मिरर दिया गया है और जितनी भी डिटेल दी गई है सबसे पहले हम लोग उसको नोट डाउन कर लेते हैं। यानी कि 4.5 सेंटीमीटर निडल, यानी कि यहां पर एच ओ की वैल्यू दी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो कि है 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर हमसे कहा गया इज प्लेस 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस, यानी कि u की वैल्यू दी गई है जो कि है -12 सेंटीमीटर। ठीक, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। फोकल लेंथ भी दी गई है इसकी, तो फोकल लेंथ हमारे पास है 15 सेंटीमीटर, लेकिन चूंकि कॉन्वेक्स मिरर है इसलिए फोकल लेंथ पॉजिटिव ही कंसीडर की जाएगी। अब हमसे यहां पर v की वैल्यू पूछी गई है, फिर मैग्निफिकेशन पूछा गया है। तो ठीक है, पहले हम लोग v की वैल्यू निकालते हैं। तो बच्चों हमारे पास फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया है कि डायरेक्ट आप वैल्यू को मत पुट करिए, पहले आप इस फॉर्मूले को सेटअप करिए। जो आपको फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है 1/v इज इक्वल टू, मैं इस u को इस साइड में भेजूंगा तो ये होगा 1/f माइनस 1/u। अब मैं यहां से सभी वैल्यूज को पुट करूंगा, तो इस फॉर्मूले पे मैं वैल्यू पुट करूं तो होगा 1/v इज इक्वल टू 1/f की जगह पर मैं क्या प्लेस कर दूं 15 माइनस, देखिए यहां पर फॉर्मूले में माइनस आ रहा है लेकिन u की वैल्यू ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा 1/12। अब इन दोनों का अगर एलसीएम लें तो कितना आएगा 60। ठीक है, 60 आ गया। 15 4 जा 60 एंड 4 1 जा 4 प्लस 12 5 जा 60 एंड 5 1 जा 5, यानी कि 1/v की वैल्यू आ गई हमारे पास 9/60। अब चूंकि हमें रेसिप्रोकल करना होगा इसका, तो v इज इक्वल टू आ गया 60/9। देखिए एक चीज बच्चों, यहां पर जो v की वैल्यू आई है हमारी वो पॉजिटिव आई है, तो यहां से मैं अपने आंसर को वेरीफाई भी कर सकता हूं, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर से बनने वाली जो इमेज होती है वो कैसी होती है, पहली चीज वर्चुअल होती है। कॉन्वेक्स मिरर से बनने वाली इमेज वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है और डिमिनिश्ड भी होती है। तो अगर वर्चुअल आ रहा है तो इसका मतलब कि हमारी v की वैल्यू सही है, क्योंकि वर्चुअल तभी आता है जब हम डिस्टेंस पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। अब मैं क्या करूंगा, मैग्निफिकेशन की वैल्यू फाइंड करूंगा। अब हमको पता है कि जो मैग्निफिकेशन होता है बच्चों मिरर के केस में वो होता है -v/u। देखिए इसे आप यहां पर ऐसे ही रहने दीजिए एज इट इज, जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो कुछ चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी। यहां पर देखिए m की वैल्यू मैं फाइंड करूं तो v की फॉर्मूले वाला v मैंने लगाया, v की वैल्यू हमारे पास है यहां पर 60/9 और जो u की वैल्यू है वो भी कितनी है -12। ठीक है, तो ये होगा 12। अब यहां से देखिए ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे,
प्लस हो जाएंगे और मैग्निफिकेशन जो आएगा क्या आएगा, देखिए 12 से हम 60 को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। कितने टाइम से आएगा, 12 5 जा, ठीक है। तो यहां पर मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू आई वो 5/9 आ रही है। हम अगर चाहें तो इसे डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और डेसिमल में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0.55 ये आ जाएगा। अब देखिए यहां पर जो मैग्निफिकेशन की वैल्यू हमारे पास आई है बच्चों, वो आई है 0.55, यानी कि ये वैल्यू 1 से कम है। अगर 1 से कम है तो इसका मतलब कि जो हमारा इमेज है वो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में छोटा बना है, डिमिनिश्ड बना है, जैसा कि मैं भी आपसे बता रहा था। और चूंकि m की वैल्यू हमारी पॉजिटिव है, इसका मतलब कि हमारी जो इमेज है वो प्रिंसिपल एक्सिस के वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में है। ये अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, an object of height 5 cm is placed perpendicular to the principal axis of a concave lens of focal length 10 cm if the distance of the object from the optical center of the lens is 20 cm. Determine the position, nature and size of the image formed using the lens formula. जितना बड़ा ये क्वेश्चन लिखा हुआ है ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि बहुत भारी भरकम सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं, एकदम बहुत ही आसान है। देखिए मैं 1 बाय 1 सारी डिटेल लिखता हूं। सबसे पहले कहा गया ऑब्जेक्ट ऑफ द हाइट 5 सेंटीमीटर, यानी कि HO की वैल्यू दी गई है हमको यहाँ पर 5 सेंटीमीटर। यहां पर बस ध्यान देना है हमको कि जो हमारा लेंस है वो कौन सा है, कॉनकेव लेंस है, क्योंकि अगर हमारे पास कॉनकेव लेंस है तो इसकी जो फोकल लेंथ हम कंसीडर करेंगे वो निगेटिव कंसीडर करेंगे, जो कि हमको दिया गया है -10 सेंटीमीटर। यहां पर लिखा नहीं है बच्चों, लेकिन मैं बार बार आपसे बता रहा हूं कि इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। चाहे वो कॉनकेव मिरर हो या फिर कॉनकेव लेंस हो, उसकी फोकल लेंथ आपको हमेशा निगेटिव ही कंसीडर करनी है। कॉन्वेक्स के केस में आपको पॉजिटिव करना है। तो यहां पर हमसे कहा गया इफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस इज 20, यानी कि u की वैल्यू यहां पर हमको गिवन है 20, और ये भी कैसी होगी, निगेटिव ही होगी। अब हमको v की वैल्यू फाइंड करनी है। तो v की वैल्यू क्या होगी, जस्ट वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे। चूंकि लेंस है तो कहेंगे 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, और v के अकॉर्डिंग अगर फॉर्मूला बनाएं तो 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। अब यहां से देखिए हम लोग अगर वैल्यूज को पुट करते चलें तो 1/v के लिए क्या होगा, 1/v इज इक्वल टू हो जाएगा, f की वैल्यू हमारे पास है 10 -10, तो मैंने लिखा -10, और चूंकि फॉर्मूले में यहां पर प्लस है लेकिन u की वैल्यू माइनस में है तो मैं यहां लिखूंगा -1/20। अब इन दोनों का अगर एलसीएम लिया जाए तो कितना होगा बच्चों, ये होगा 20, तो 10 2 जा एंड 2 1 जा 2, वो भी कैसा, माइनस में 2, 20 1 जा 20 एंड 1 1 जा 1। ये देखिए हमारा आंसर होगा, ये होगा 1/v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -3/20। अगर मैं v की बात करूं तो v इज इक्वल टू होगा -20/3। तो यहां से जरा मैं अपने आंसर को वेरीफाई करके देखता हूं कि क्या मेरा v की वैल्यू जो आई, क्या मेरी जो v की वैल्यू आई है वो सही है कि गलत है। क्योंकि हमारे पास देखिए कॉनकेव लेंस है, और कॉनकेव लेंस से जो बनने वाली इमेज होती है वो ऑलवेज वर्चुअल होती है। वर्चुअल है, देखिए यहां पर मैंने कहा कि ये मेरे पास कॉनकेव लेंस है। अगर मेरी इमेज इस डायरेक्शन में बन रही है तो ये क्या होता है, वर्चुअल होता है। और अगर लेंस से राइट साइड में इमेज बनती है तो इसे मैं क्या कहता हूं, रियल कहता हूं, ठीक है। तो हमको पता है कि इस डायरेक्शन में हमारी इमेज बन रही है, और साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग मैं डिस्टेंस कैसा कंसीडर करूंगा, नेगेटिव कंसीडर करूंगा। इसका मतलब कि जो v की वैल्यू हमारी आई है वो कैसी आई है, करेक्ट आई है। अपने आंसर को आप यहीं से चेक करते हुए चलेंगे तो आगे चल करके आपसे गलतियां नहीं होंगी। और अगर आपने छोड़ दिया यहाँ पर, इसको चेक नहीं किया, तो हो सकता है कि आगे गड़बड़ हो जाए। तो मैंने पोजीशन तो फाइंड आउट कर ली है, अब जरा नेचर की बात कर लें। तो नेचर में अभी देखिए ये निगेटिव आ गया है, इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि यहां पर नेचर कैसा है, वर्चुअल, ठीक है। तो यहां पर मैंने कह दिया एक नेचर हमको मिल गया वर्चुअल। अब मैं मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करता हूं, क्योंकि मुझे अगर और भी नेचर बताने हैं या फिर साइज बतानी है तो इसके लिए मुझे बताना होगा कि मैग्निफिकेशन कितना होगा। तो लेंस के लिए अगर मैं देखूं तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है v/u, और मैग्निफिकेशन के लिए v की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई है, -20/3, और u की वैल्यू भी हमारे पास चूंकि निगेटिव में है, निगेटिव -20। फिर देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये 20 से 20 क्या हो जाएगा,
कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास जो मैग्निफिकेशन आया बच्चों वो कितना आया, वो आएगी बच्चों 1/3, या अगर मैं इसको डेसिमल के फॉर्म में लिखना चाहूं तो 0.333, और वो भी किसमें है, तो हमारी मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव 0.33 है। अब देखिए यहां पर बच्चों ये जो पॉजिटिव साइन है वो हमको क्या बताता है, पॉजिटिव साइन हमको ये बताता है कि जो हमारी इमेज बनी है वो प्रिंसिपल एक्सिस के वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में है या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो हमने कहा कि जो हमारी इमेज है वो कैसी है, इरेक्ट है, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड डायरेक्शन में, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में है। और दूसरी चीज कि यहां पर जो मैग्निफिकेशन की वैल्यू है वो 1 से कम है, इसलिए मैं क्या कहूंगा कि हमारी जो इमेज है वो डिमिनिश्ड है, यानी कि ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में छोटी है। अब यहां पर एक चीज और पूछी गई है बच्चों, साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड यूजिंग द लेंस फॉर्मूला। तो जब लेंस फॉर्मूले का हमने यूज किया तो जो हमारी इमेज की साइज है, साइज ऑफ द इमेज है, जरा उसे भी पता कर लेते हैं तो मैं और भी क्लियरली बता सकूंगा, क्योंकि एचओ की वैल्यू तो हमको दी है। तो यहां से देखिए मैग्निफिकेशन का हमारे पास एक फॉर्मूला और होता है जिसको हम कहते हैं HI/HO, ठीक है। तो देखिए मैग्निफिकेशन हमारे पास कितना आया है 1/3, तो मैंने मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1/3 रखी। HI की वैल्यू तो हमें फाइंड ही करनी है, और HO की वैल्यू बच्चों हमको वहां पर दी गई है 5 सेंटीमीटर। तो देखिए यहां से जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, और HI की वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो आएगी 5/3। इसको सॉल्व करें तो ये आएगा 3 1 जा 3, 3 1 जा 3.6, यानी कि 1.6 अप्रॉक्स सेंटीमीटर। तो देखिए जो इमेज की साइज आई हमारी वो कितनी आई है, वो आई है 1.6 सेंटीमीटर, और वो भी किसमें है, पॉजिटिव में है। तो पॉजिटिव का मतलब कि हमने ये हाइट कैसे ली है, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो देखिए ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैं उम्मीद करूंगा कि आपने भी अगर मेरे साथ किए हैं तो आपको कुछ ना कुछ एक प्रैक्टिस जरूर हुई होगी। मैं बच्चों फिर से कहना चाहूंगा कि आप सिर्फ इस वीडियो को देखिए नहीं, इनमें जो भी मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूं आप खुद से भी एक बार करने का ट्राई करिए, वीडियो को पुश करिए और देखिए कि आपसे ये हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं। अगर आपसे हो जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपकी प्रिपरेशन ऑन द वे है। लेकिन अगर कहीं पर भी आपको डाउट हो रहा है कि नहीं ये प्रॉब्लम कैसे होगी, तो आप प्लीज उसको कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैं फिजिक्स से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करवा रहा हूं, साथ ही इस सीरीज में लास्ट टाइम रिवीजन में उज्जवल सर के द्वारा मैथ्स में पॉलिनोमियल के क्वेश्चन अभी कराए जा रहे हैं। साथ ही में जो हम लोगों के साइंस के भी MCQ क्वेश्चंस की सीरीज हम और उज्जवल सर मिल करके कर रहे हैं हम लोग, तो प्लीज आप लोग उसे देखिए। और मैं नहीं कहूंगा कि आप पूरा वीडियो देखिए, 2x मोड पे करके देखिए, और जो भी MCQ क्वेश्चंस हैं उनके आंसर आप करिए। बीच बीच में आपको क्वेश्चंस भी दिए जाते हैं कि जो क्वेश्चंस आप अपने आप से करिए, तो उसको आप स्किप मत करिए, कहीं अगर वो आपके एग्जाम में आ गया तो आप प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है, हम लोगों का भी प्रयास पूरा है कि आपके बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करा सकें। सो जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।